20 मिनट 20 खबर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। अगले 20 मिनट में आपको हम 20 अहम खबरों से रूबरू कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। कलाकार अपनी कलाकृति के जरिए सिर्फ अपनी कला का ही प्रदर्शन नहीं करता, बल्कि वो उसके मनोभावों का प्रकटीकरण माध्यम भी होती है। वास्तव में भावनाओं से रहित हृदय में कलाकार जन्म ले ही नहीं सकता। अपने सैंड आर्ट के जरिए पूरी दुनिया में खास पहचान बना चुके सुदर्शन पटनायक भी अपने हृदय के भावों को अपनी कलाकृति के जरिए प्रकट करते हैं। पुरी के समंदर किनारे रेत पर सुदर्शन पटनायक ने एक बार फिर से संदेश देती कलाकृति बनाई है, जिसमें वो तुर्की और सीरिया में आए भूकंप से तबाह हुए लोगों की मदद का वाहन कर रहे हैं। पुरी घूमने आ रहे लोग सुदर्शन पटनायक की संदेश भरी कलाकृति को देख भाव विभोर हो रहे हैं और दुख की इस घड़ी में तुर्की सीरिया की मदद की अपील कर रहे हैं। सुदर्शन पटनायक का कहना है कि इस कठिन समय में सभी लोगों को पीड़ितों की सहायता के लिए आगे आना चाहिए। बता दें कि तुर्की और सीरिया में आए भूकंप ने भारी तबाही मचाई है। इस भूकंप में अभी तक 15,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि हजारों लोग घायल हुए हैं। मोटे अनाज के उत्पादन और खपत को प्रोत्साहन देने के लिए जहां केंद्र सरकार गंभीर है, वहीं मोटे अनाज से बने खाने का क्रेज भी बढ़ता जा रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है दिल्ली में चल रहा मिलेट कैंटीन। भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के कैंटीन में पिछले 1 साल में ग्राहकों की संख्या 4 गुना बढ़ गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की पहल पर ये कैंटीन 1 साल पहले शुरू हुआ था। शुरुआती दिनों में इस कैंटीन में जहां 60 से 70 लोग लंच के लिए आते थे, वहीं अब लंच के लिए रोज 150 से 175 लोग आ रहे हैं। कैंटीन में लंच के लिए आने वाले लोगों का कहना है कि जब से उन्होंने इस कैंटीन का खाना शुरू किया है, सेहत में काफी अच्छे बदलाव हुए हैं। इस कैंटीन में किसी भी तरह का तला हुआ खाना नहीं दिया जाता। बाजरे और दूसरे मोटे के अनाज से बनी रोटियां ही परोसी जाती हैं। इस कैंटीन में एक थाली की कीमत 40 रुपए है, जिसमें मोटे अनाज से बनी रोटियों के साथ साथ दाल और सब्जियां भी दी जाती हैं। इस कैंटीन की सफलता को देखते हुए और मोटे अनाज के उपभोग को बढ़ावा देने के लिए 1 मार्च 2023 से दिल्ली के एम्स की कैंटीन में भी मिलेट कैंटीन शुरू किया जा रहा है। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में चट्टान दरक कर गिरने से एक बाइक सवार की मौत हो गई। ये हादसा ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर हुआ। नेशनल हाईवे पर चट्टान दरकने के कारण भारी मात्रा में मलबा आने से मार्ग भी बंद हो गया, जिसके कारण रोड के दोनों ओर लंबा जाम लग गया। चट्टान गिरने और मलबा आने के दौरान वहां से कई दूसरे वाहन भी गुजर रहे थे। जिसने भी ये दृश्य देखा वो सन्न रह गया। इस हादसे में बाल बाल बचे लोग शुक्र मना रहे थे। इस दौरान अगर दूसरे वाहन भी इस मलबे की चपेट में आ जाते तो बड़ा हादसा हो सकता था। बता दें कि इन दिनों पंचपुलिया में बद्रीनाथ हाईवे के चौड़ीकरण का काम चल रहा है। माना जा रहा है कि काटने के कारण पहाड़ कमजोर हो रहे हैं और दरक रहे हैं। इस हादसे के लिए भी चौड़ीकरण के काम को ही जिम्मेदार माना जा रहा है। मार्ग पर दरक कर आई चट्टान बड़ी होने के कारण मार्ग खोलने और यातायात सुचारू करने में समय लग सकता है। शहीदों की मजारों पर लगेंगे हर बरस मेले। वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। लेकिन वन विभाग के अधिकारियों के लालच ने वतन पर मरने वालों की याद में बनाए गए कारगिल कुंज को उजाड़ दिया है। तस्वीरें टोंक जिले के निवाई की हैं, जहां लाखों रुपए खर्च कर कारगिल कुंज बनाया गया। यहां शहीदों की याद में 1000 से ज्यादा पौधे लगाए गए, लेकिन शहीदों की यादों में लगाए गए पौधों के नामो निशान मिटा दिए गए। वन विभाग के अधिकारियों ने चंद पैसों के लालच में आकर कारगिल कुंज के हरे भरे पेड़ काटकर बेच दिए। कारगिल कुंज से पेड़ों की कटाई की जानकारी के बाद स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। लोगों ने वन विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कारगिल युद्ध में जब हमारे भारतीय जवान शहीद हुए, उन शहीदों की याद में गवर्नमेंट ने काफी पैसा खर्च करके निवाई के पास में, जो निवाई से रजवाड़ चलते हैं, वहाँ पे कारगिल कुंज का निर्माण हुआ। लेकिन कुछ ही दिनों बाद वो पेड़ों की अवैध कटाई चालू हो गई। और हम तो ये कहेंगे कि अधिकारियों की मिलीभगत से ऐसा हो रहा है। अगर अधिकारी मिले हुए नहीं होते तो किसी की औकात नहीं थी उन पेड़ों को हाथ लगा दे।
कानून को धत्ता बताकर किसी भी प्रकार का निर्माण पल भर में कर दिया जाएगा ध्वस्त। जेडीए के प्रवर्तन दस्ते की कार्रवाई यही सख्त संदेश दे रही है। जेडीए जोन 10 के जामडोली में कुछ लोगों ने कानून की अनदेखी कर तकरीबन 10 बीघा कृषि भूमि पर कॉलोनी बसाने का काम शुरू कर दिया, लेकिन जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया और सारे निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। इसके अलावा बगराना में भी जेडीए की जमीन से अवैध अतिक्रमण हटाया गया। साथ ही सुमेल रोड पर बन रही अवैध कॉलोनी को भी ध्वस्त किया गया। जेडीए का प्रवर्तन दस्ता यही नहीं रुका, गणेश नगर और सीताबाड़ी में भी अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई की गई। जन्म मरण इस मानव जीवन के दो पहलू हैं। जिसने जन्म लिया है उसकी मौत निश्चित है। मौत के बाद अपनी अपनी रीति के अनुसार अंतिम संस्कार किया जाता है। कई बार अंतिम संस्कार की सामग्रियों के लिए लोगों को कई जगह पर भटकना पड़ता है। ऐसे में कोटा के कर्मयोगी सेवा संस्थान ने अंत्येष्टि मंत्रालय की स्थापना की मांग की है। इसको लेकर शहर में एक रैली निकाली गई। रैली में एम्बुलेंस और अंतिम यात्रा वाहनों पर राम नाम सत्य है की धुन बज रही थी। रैली में शामिल लोग कलेक्ट्रेट पहुँचे और ज्ञापन सौंपा। कर्मयोगी राजा राम ने कहा कि स्मार्ट सिटी के तहत देश में स्थापित अन्य विभागों की तर्ज पर अति आवश्यक अंतिम संस्कार विभाग की स्थापना की जानी चाहिए। इसके अंतर्गत ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि अंतिम संस्कार के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं और सामग्रियां एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने कहा कि मुक्तिधाम पर सूखी लकड़ी, कंडे उपलब्ध करवाए जाने के लिए स्टोर रूम बनवाए जाने की जरूरत है। छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में हाथियों का उत्पात जारी है। कोरबा के रेंकी गांव से सटे लाल मटिया के जंगल में करीब 1 दर्जन हाथियों के झुंड ने डेरा डाल रखा है। इलाके में हाथियों की मौजूदगी से ग्रामीण दहशत में है, तो वहीं वन विभाग हाथी को आबादी से दूर ले जाने की कवायद में जुटा हुआ है। हाथी के हमले में ग्रामीण के भी घायल होने की खबर है। हरदी बाजार इलाके तक हाथी के पहुँचने से रहवासी भयभीत है। हाथियों के मूवमेंट पर वन विभाग के कर्मचारी और अधिकारी नजर रख रहे हैं। साथ ही लोगों को जंगल से दूर रहने की हिदायत भी दी जा रही है। लेकिन हाथी के गश्त वाले इलाके में जिस तरह से ग्रामीणों की भीड़ दिख रही है, उससे जनहानि की आशंका काफी बढ़ गई है। हालांकि वन विभाग लोगों को समझाने में लगा हुआ है, उनकी हरकत उन पर भारी पड़ सकती है। भारतीय सेना के शौर्य और बलिदान की जितनी तारीफ की जाए कम है। देश की रक्षा के लिए उनका बलिदान और दुश्मन को धूल चटाने का उनका साहस अद्वितीय है। लेकिन अगर आपको लगता है कि इतने जाबाज सिपाहियों के मन में कोमलता नहीं होती होगी, तो आप पूरी तरह से गलत हैं। हाल ही में भारतीय सैनिकों ने अपनी दरियादिली दिखाते हुए एक हाथी की जान बचाई, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी खूब तारीफ हो रही है। इंडियन आर्मी के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर हाल ही में कुछ तस्वीरें शेयर की गई हैं, जिसमें एक हाथी का रेस्क्यू ऑपरेशन होते दिखाया गया है। दरअसल वाइल्ड लाइफ SOS नाम के एक NGO और इंडियन आर्मी ने मिलकर हाल ही में 35 साल के एक हाथी मोती की जान बचाई। 35 साल का मोती उत्तराखंड के रामनगर की पहाड़ियों के बीच अचानक गिर पड़ा। वो इतना कमजोर हो गया था कि अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उसे वहाँ से बचाकर रामनगर के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जैसे ही वो गिरा, उसे उठाने के लिए 24 घंटे के अंदर आर्मी ने एक टॉवर का निर्माण किया, जिसके जरिए उसे उसके पैरों पर खड़ा किया गया। पिछले दिनों उत्तराखंड के जोशीमठ में जैसा हाहाकार मचा था, वही हालत नैनीताल की भी हो सकती है। अब इस शहर के भविष्य पर खतरा मंडराने लगा है। 2010 में भार वहन करने की क्षमता खत्म होने के बावजूद भी शहर में निर्माण रुक नहीं रहा है, तो अब ग्रीन जोन भी अवैध निर्माण की चपेट में है। तेजी से खत्म हो रही नैनीताल की हरियाली का ही असर है कि चारों तरफ नैनीताल में दरारें आने लगी हैं, तो शहर का पांव कहे जाने वाला बलियाना नाला भी तेजी से टूट रहा है। अंग्रेजों के दौर से ही संवेदनशील रहे शहर पर दबाव कम करने की लगातार मांग तो हो रही है, लेकिन इसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। दरअसल 2009 में नैनीताल ATI में विशेषज्ञों की टीम ने रिपोर्ट तैयार की थी, जिसमें कहा गया कि नैनीताल की कैरिंग कैपेसिटी खत्म हो गई है। उस वक्त के झील विकास प्राधिकरण ने बाकायदा इस ड्राफ्ट को सरकार के पास भेजा था, लेकिन रिपोर्ट फाइलों में ही कैद होकर रह गई। उसके बाद 10 सालों में कई विभागों ने NOC को दरकिनार कर शहर के हालात और ज्यादा बिगाड़ दिए हैं।
की माला से कमरे को सजा दिया गया है। टेबल पर पौष्टिक आहार को रखा गया है। सजी धजी 2 दुल्हन भी बैठी हुई है। ये नजारा है शेखपुरा जिले के आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र का, जहां गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की मंगल रस्में की जा रही हैं। दरअसल बाल विकास परियोजना द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों पर गोद भराई कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें गर्भवती महिलाओं को केंद्र पर बुलाया गया और उन्हें बिल्कुल दुल्हन की तरह तैयार किया गया है, जहां इन्हें ये जानकारी दी जा रही है कि 9 महीने उन्हें किस प्रकार का आहार लेना है। समझाने के लिए टेबल पर उन आहारों को सजा भी दिया गया है, जिसमें फल, हरी सब्जी और अनाज भी है। आपको बता दें कि जानकारी के अभाव में कई बार गर्भवती महिलाओं का सही से ध्यान नहीं रखा जाता है, जिसकी वजह से कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार तो उनकी और बच्चे की जान खतरे में पड़ जाती है। इन्हीं सब दिक्कतों को देखते हुए बाल विकास परियोजना द्वारा ये कार्यक्रम चलाया जाता है। बुलंद हौसले तकदीर तो बदलती ही है, तस्वीर भी बदलती है। हौसलों की उड़ान की कहानी जामताड़ा के किसान हेमलाल हांसदा की है, जो अपनी पत्नी मालती टूडू के साथ मिलकर बिना साधन और संसाधन के ही मिट्टी में सोना उगा रहे हैं। इनके इस भगीरथ प्रयास के कारण बंजर पड़े खेतों में फसल लहला रहे हैं। भगीरथ प्रयास इसलिए क्योंकि गाँव से काफी दूर इनके खेतों के आसपास चारों ओर 2 से 3 किलोमीटर की परिधि में एक भी सिंचाई कूप नहीं है। सरकारी सिंचाई तो दूर की बात, निजी स्तर पर भी पटवन का साधन नहीं है। पति पत्नी दोनों खेतों के बीच बहियार में रिश्ते पानी को लाकर पौधों में पटवन करते हैं। लगभग 2 एकड़ खेतों में इनके कठिन मेहनत के कारण मटर, मिर्च, सरसों, बैगन, गोभी आदि पौधे लहलहा रहे हैं। हेमलाल हांसदा खेती में आगे बढ़ना चाहते हैं, नई फसलें उगाना चाहते हैं, लेकिन अफसोस है कि अभी तक ना तो किसी अधिकारी ने और ना ही किसी जनप्रतिनिधि ने इनकी सुध ली है। लिहाजा हेमलाल थोड़े परेशान हैं। उम्मीद है कि जल्द से जल्द अधिकारी इस पर ध्यान देंगे और सिंचाई का साधन उपलब्ध कराएंगे। अजगर का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं। सोचिए जब वो सामने आ जाए तो क्या हालत होगी। कुछ इसी तरीके का माहौल बगहा के फुलकान गांव में उस वक्त बन गया जब 8 फीट लंबा अजगर लोगों के सामने आ गया। पेड़ पर लटके अजगर को देखकर सभी डर गए, जिसके बाद इसकी सूचना ग्रामीणों ने रामनगर वन क्षेत्र के रेंजर को दी, लेकिन टीम समय पर नहीं पहुंची। डरे सहमे ग्रामीणों ने फिर खुद ही इस खतरे से छुटकारा पाने की जुगत शुरू की और 2 दिलेर युवकों ने उस काम को कर दिया जिसकी लोग कामना कर रहे थे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक युवक ने अजगर का मुंह पकड़ रखा है तो दूसरे ने उसकी पूंछ, जिसके बाद उसे बोरे में डाला गया और दूर जंगल में जाकर छोड़ दिया गया। तब जाकर ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। आपको बता दें कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से कभी कभार अजगर रिहायशी इलाके में आ जाता है, जिससे लोगों की जान पर बनाती है, लेकिन टीम के सही समय पर नहीं पहुंचने से लोगों में आक्रोश जरूर है। रथ पर सवार होकर सजी धजी नेहा निकल पड़ी है जैन साध्वी बनने, जिसमें रस्मों को अदा करने के लिए पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी शामिल हैं। किशनगंज जिले के धर्मगंज मोहल्ले की एक धनी और संपन्न परिवार की बेटी नेहा, जिन्होंने अपना पूरा जीवन जैन साध्वी बनकर बिताने का फैसला लिया है। नेहा सिर्फ 23 साल की है। इस उम्र में जहां लड़कियों को घूमना फिरना पसंद होता है, अपनी जिंदगी में एंजॉय करना पसंद होता है, वैसे में नेहा ने सांसारिक सुख से हटकर साध्वी बनने का फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि लगभग 13 साल पहले नेहा के बड़े पिता राजेंद्र लोढ़ा की लुटेरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद से ही नेहा सादगी भरा जीवन व्यतीत करने लगी और बाद में साध्वी बनने का फैसला ले लिया। आपको बता दें कि 22 फरवरी को उदयपुर में नेहा दीक्षा लेगी और उससे पहले किशनगंज में नेहा का भव्य स्वागत किया गया। गांव को शहरों से जोड़ने के लिए सड़क और पुल का होना बहुत जरूरी होता है। जब सड़क और पुल ना हो तो समस्याएं कितनी होती हैं, ये गांव के लोग भी जानते हैं। मध्य प्रदेश में श्योपुर के मानपुर कस्बे के पास से होकर गुजरने वाली सीप नदी को पार करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं। आलम यह है कि लोग जान को जोखिम में डालकर नदी को पार करते हैं। तस्वीरें देखिए, जूते हाथ में मुश्किल डगर पर सफर। किस तरह लोग गांव से दूसरी तरफ जाने के लिए नदी में डूब कर जा रहे हैं। ये समस्या कोई एक गांव की नहीं है, बल्कि इस नदी के आसपास 40 गांव हैं, जहां पर लोग इसी तरह से जान जोखिम में डालकर नदी पार करते हैं। जशपुर का पठार
पहाड़ी इलाका कुछ साल पहले तक पिछड़ा इलाका माना जाता था। इलाके में पारंपरिक खेती के अलावा आय का कोई जरिया नहीं था। बड़ी मुश्किल से इनका जीवन यापन हो पाता था, लेकिन जब से अन्नदाता व्यवसायिक खेती करना शुरू किए, उनकी किस्मत बदल गई। आलू, टमाटर, मिर्च, नाशपाती की खेती के साथ साथ किसान अब स्ट्रॉबेरी की भी खेती कर रहे हैं। इनमें इनको प्रशासन की भी मदद मिल रही है। प्रशासन किसानों को स्ट्रॉबेरी के पौधे मुफ्त में उपलब्ध कराता है। फसल तैयार होने के बाद स्ट्रॉबेरी की फसल को बाजार में बेचने में मदद भी प्रशासन कर रहा है। यहाँ पैदा होने वाली स्ट्रॉबेरी बाजार में 400 रुपए किलोग्राम बिक रही है, जिसकी वजह से यहाँ के किसानों की तस्वीर भी बदल गई है। देश में डिजिटल पेमेंट का खासा क्रेज देखा जा रहा है। इस बार के बजट में भी इसकी चर्चा हुई। कपड़े, राशन और यहाँ तक कि पान की दुकान पर भी यूपीआई कोड के सहारे मोबाइल से पेमेंट कर खरीदारी में खासा इजाफा हुआ है। लेकिन इन डिजिटल लेन देन के बीच में एक और अनोखी शुरुआत हुई है, जिसे शुरू किया है काशी के घाट पर पूजा करवाने वाले पंडे और पुरोहितों ने। उन्होंने अब दक्षिणा डिजिटली लेना शुरू कर दिया है। बनारस के घाटों पर लगे इन चौकियों पर बैठे पंडे पुरोहित लोगों के गंगा स्नान के बाद संकल्प की पूजा करवाते हैं, जिसके बदले लोग दक्षिणा देते हैं। कई बार श्रद्धालु चेंज या कैश नहीं होने का हवाला देकर दक्षिणा देने में परेशानी की बात करते थे। ऐसे में पंडों ने इसका हल निकाल लिया। वाराणसी के 80 घाट पर लगभग सभी पंडे पुरोहितों ने यूपीआई स्कैनर रखना शुरू कर दिया है और अब डिजिटल माध्यम से अपनी दक्षिणा ले रहे हैं। उत्तराखंड के कई पारंपरिक वाद्य यंत्र आज विलुप्ति की कगार पर है। ऐसा ही एक वाद्य यंत्र नागफणी भी उत्तराखंड के वाद्य यंत्रों की श्रृंखला से पूरी तरह विलुप्त हो चुका है, जो अब कहीं भी देखने को नहीं मिलता। और पहाड़ की नई पीढ़ी ने तो कभी इसका नाम भी नहीं सुना होगा। लेकिन पिथौरागढ़ के एक संस्था भाव, राग, ताल विलुप्त हो रहे वाद्य यंत्रों को सहेजने में बड़ी भूमिका निभा रही है। इस संस्था में नागफणी को भी सहेज कर रखा गया है। संस्था के डायरेक्टर कैलाश कुमार का कहना है कि उनकी संस्था पहाड़ की संस्कृति को बचाए रखने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। यहाँ लोक संस्कृति को बचाए रखने के लिए तमाम चीजों को संरक्षित किया गया है। उन्होंने नागफणी के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इसे बजाने के लिए विशेष हुनर की जरूरत होती है और इसे बजाने वाले लोग भी अब नहीं रह गए हैं। ये वाद्य यंत्र पूरी तरह से उत्तराखंड की संस्कृति से विलुप्त हो चुका है। साइकिलिंग के फील्ड में दिन प्रतिदिन नए आयाम स्थापित करने वाले मंडी शहर निवासी जसप्रीत पॉल की साइकिलिंग का डंका अब विदेशों में भी बजने लगा है। उनकी साइकिलिंग से प्रभावित होकर विदेशी साइकिलिस्ट उनसे मिलने और यहाँ की वादियाँ निहारने के लिए आना शुरू हो गए हैं। श्रीलंका के कोलंबो निवासी 39 वर्षीय पराक्रमा जसप्रीत की साइकिलिंग से प्रभावित होकर और मंडी की वादियों को निहारने के लिए विशेष रूप से अपने 3 दिवसीय दौरे पर यहां पहुंचे। जसप्रीत पॉल और पराक्रमा की मुलाकात साइकिलिंग के विश्व स्तरीय ऐप स्ट्रावा के माध्यम से वर्ष 2020 में हुई। उसके बाद से पराक्रमा लगातार मंडी आने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन श्रीलंका में चल रहे क्राइसिस ने उनके कदम रोक रखे थे। मंडी पहुंचकर साइकिल पर यहाँ की वादियाँ निहारने के बाद पराक्रमा ने बताया कि उन्हें मंडी आने की बहुत इच्छा थी, जो अब पूरी हुई। उन्होंने साइकिलिंग के क्षेत्र में जसप्रीत पॉल के किए गए कार्यों की सराहना की और उन्हें बधाई भी दी। इंदौर के लोग हमेशा कुछ अलग कर चर्चाओं में बने रहते हैं। ऐसा ही नजारा बुधवार को दिखाई दिया, जहां शहर में गायों के लिए अनूठा अन्नकूट महोत्सव मनाया गया, जिसमें शहर की 5 गौशालाओं की 1100 से ज्यादा गायों को उनके मनपसंद व्यंजन परोसे गए। इस आयोजन में शहर भर के गौ भक्तों ने अपना सहयोग दिया। दरअसल समाज सेवी दिनेश सारड़ा की मां का 8 फरवरी 2022 को निधन हो गया था। मां के जाने का गम तो दिनेश को था, लेकिन उनके लिए वो कुछ अलग करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने साल भर बाद मां की पहली पुण्यतिथि पर गौ माता के लिए अन्नकूट करने का विचार किया। उनका मानना है कि गौ माता सबकी माता है, इसलिए उन्होंने गायों को पकवानों का भोग अर्पित किया। दिनेश सारड़ा पूरे परिवार के साथ शहर के लक्ष्मी वेंकटेश देवस्थान छत्रीबाग गौशाला पहुंचे। 5 से अधिक गौशालाओं की गायों के लिए कई प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया गया। इस आयोजन में करीब 1100 गायों के लिए हरे चारे, सब्जियों, फलों के साथ साथ मेवे का भोग अर्पण किया गया। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी की वजह से मौसम तो खुशनुमा हो गया है, वहीं कई जगहों पर लोगों को दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। चंबा जिले में अभी भी बहुत से ऐसे रास्ते हैं जो बर्फबारी के कारण बंद पड़े हैं। डलहौजी से खजियार मार्ग की बात करें तो ये मार्ग पिछले 1 महीने से बंद पड़ा हुआ है। आपको बता दें कि हर साल बर्फबारी के दौरान
खजियार डलहौजी के बीच का 22 किलोमीटर का रास्ता 1 या 1.5 महीने के लिए बंद रहता है। यहाँ पर इतनी ज्यादा बर्फबारी होती है कि प्रशासन की कोशिशें छोटी पड़ जाती हैं। बर्फबारी के कारण खजियार आने वाले सैलानियों को चंबा होकर करीब 50 किलोमीटर का अतिरिक्त सफर तय करना पड़ता है, जिस बीच कई सैलानियों को अतिरिक्त गाड़ी का किराया देना पड़ता है। सैलानियों ने बताया कि उन्होंने खजियार और डलहौजी का खूब आनंद उठाया, लेकिन जब उन्हें डलहौजी से खजियार जाना पड़ा तो उस दौरान उनका अधिक किराया लग गया। उन्होंने कहा कि खजियार भी एक बहुत ही सुंदर पर्यटन स्थल है। सरकार को चाहिए कि यहाँ के रास्तों को पूरा साल खुला रखे ताकि लोगों को कोई परेशानी न हो।